हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल फिजिक्स विद ममता। हमने टीजीटी साइंस में फ़िज़िक्स पोर्शन के लिए एक सीरीज़ शुरू कर रखी है जिसमें मैं 30 टॉपिक्स 30 डेज़ में करवाऊंगी और उन 30 टॉपिक्स से एक भी क्वेश्चन बाहर आपको नहीं मिलेगा फ़िज़िक्स पोर्शन में, बेसिकली फॉर टीजीटी साइंस के लिए। और ये इम्पॉर्टेंट है। इसमें पहले मैं आपका टॉपिक का कंसेप्ट क्लियर करवाऊंगी, फिर उन्हीं टॉपिक पे बेस्ड क्वेश्चन करवाऊंगी जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, जो आगे पूछे जा सकते हैं। ऐसे और कितने टॉपिक्स, जो 30 टॉपिक्स है उनकी भी मैंने एक वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाली हुई है कि आप कौन कौन से 30 टॉपिक्स करो। जो बच्चे सेल्फ स्टडी कर रहे हैं वो भी उसको देख सकते हैं कि कौन कौन सी हमें टॉपिक्स को करना चाहिए। तो आज का जो टॉपिक है वो है इंटरफेरेंस। आज का जो टॉपिक है वो क्या है? इंटरफेरेंस। क्या होता है इंटरफेरेंस? इंटरफेरेंस से पता होने से पहले हमें क्या पता होना चाहिए? लाइट वेव का। लाइट वेव क्या होती है? फिजिक्स में हम लाइट के ड्यूल नेचर की बात करते हैं कि लाइट पार्टिकल नेचर में भी है और लाइट क्या है? वेव नेचर में भी है। लाइट वेव नेचर में है, ये फिनोमिना आपको कौन बताता है? इंटरफेरेंस। लाइट पार्टिकल नेचर में है आपके पास, ये फिनोमिना आपको कौन बताता है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये बताता है कि जो लाइट है वो इन द फॉर्म ऑफ पार्टिकल है, जबकि इंटरफेरेंस क्या बताता है कि जो लाइट है वो किसकी फॉर्म में है? वेव नेचर की फॉर्म में है। सेकेंडरी थिंग, लाइट को हम कौन सी वेव कंसिडर करते हैं? लाइट को हम ट्रांसवर्स वेव कंसिडर करते हैं। इसका जो वेव ऑफ प्रोपगेशन होता है और जो इसके कंपोनेंट्स होते हैं, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक जो कंपोनेंट्स होते हैं वो परपेंडिकुलर होते हैं। ट्रांसवर्स का मतलब होता है परपेंडिकुलर, तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन के ये क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, तो लाइट वेव को हम कौन सी वेव कंसिडर करते हैं? ट्रांसवर्स वेव। जबकि साउंड वेव को हम कौन सी वेव कंसिडर करते हैं? लॉन्गिट्यूडनल वेव। ट्रांसवर्स वेव होने की वजह से इसमें एक स्पेशल प्रॉपर्टी होती है, वो होती है पोलराइजेशन की। ड्यू टू ट्रांसवर्स नेचर ये जो लाइट वेव्स है ये पोलराइज हो सकती है। पोलराइज का क्या मतलब होता है? पोलराइज जस्ट लाइक अ फिल्टर होता है। ये हमें बताता है कि किस डायरेक्शन में आपकी वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, उस किस डायरेक्शन में वो वाइब्रेट कर रही है या किस डायरेक्शन में वो है सिंपली। तो वो कौन बताता है? पोलराइजेशन हमें बताता है। तो ट्रांसवर्स नेचर है इसका, लाइट का, इसकी वजह से कौन सा फिनोमिना होता है? पोलराइजेशन। जबकि लॉन्गिट्यूडनल वेव कौन है? साउंड वेव। और साउंड वेव में कभी भी पोलराइजेशन नहीं होता, क्योंकि साउंड वेव कैसी वेव्स है? लॉन्गिट्यूडनल वेव है। जो वेव्स ट्रांसवर्स वेव्स होंगी उनमें ही क्या होगा? पोलराइजेशन होगा। ठीक है, ये जस्ट बेसिक था इंटरफेरेंस से पहले लाइट का। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं इंटरफेरेंस क्या होता है। इंटरफेरेंस का मतलब क्या है? हमारे पास इंटर मतलब कोई दो चीज़, फेरेंस का मतलब होता है उनका सुपर इम्पोजिशन। तो जब भी हमारे पास कोई दो वेव सुपर इम्पोज होकर एक नई वेव बनाती है, तब हमारे पास जो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी होता है वो आपके पास क्या होता है? इंटरफेरेंस होता है। मान लेते हैं यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में क्या देखा गया कि एक सोर्स था जो लाइट को एमिट कर रहा था। एक लाइट इस स्लिट S1 से गई और एक लाइट इस स्लिट S2 से गई। तो आपकी जो लाइट्स गई ना, वो हमारे पास एक पॉइंट पे क्या बना रही थी? इंटरफेरेंस पैटर्न शो कर रही थी। ठीक है, मतलब ये दोनों लाइट्स क्या हुई? ऐसे सुपर इम्पोज हुई एक दूसरे के साथ। तो इन्होंने क्या दिया? एक पैटर्न दिया जिसको हम बोलते हैं इंटरफेरेंस पैटर्न। या फिर इंटरफेरेंस फिनोमिना होता क्या है? इंटरफेरेंस फिनोमिना इज द सुपर इम्पोजिशन ऑफ वेव्स लीडिंग टू द मॉडिफिकेशन ऑफ देयर इंटेंसिटी इन द रीजन ऑफ सुपर इम्पोजिशन। मतलब यहाँ पे हमारे पास क्या होता है कि लाइट सुपर इम्पोज होती है तो हमारे पास क्या मिलता है? एक तो जब आपका लाइट वेव का क्रस्ट से क्या करता है? सुपर इम्पोज करता है, एक ट्रफ से करता है। तो दो तरीके की हमें इंटरफेरेंस पैटर्न मिलते हैं, एक तो कंस्ट्रक्टिव और एक डिस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव का मतलब होता है जहाँ पे हमें ब्राइट फ्रिंज मिले, जहाँ पे हमें क्या मिले? ब्राइट फ्रिंज मिले। और डिस्ट्रक्टिव आपके पास जो होता है इंटरफेरेंस पैटर्न, वो क्या होता है? जहाँ पे हमें डार्क पॉइंट्स मिले या फिर डार्क फ्रिंजेस मिले, वो हमारे पास क्या होता है? पोलराइजेशन। तो पोलराइजेशन में मेनली हमारे पास क्या होता है? दो वेव्स होनी ज़रूरी है। और इसकी एक कंडीशन है। क्या कंडीशन है? पोलराइजेशन कब होगा, सॉरी इंटरफेरेंस कब होगा? इंटरफेरेंस की एक कंडीशन है कि जो आपके पास ये सोर्स है ना, और इस सोर्स से जो लाइट आ रही है वो कैसी लाइट होनी चाहिए? सोर्स आपका कैसा होना चाहिए? कोहेरेंट सोर्स होना चाहिए।
कैसा सोर्स होना चाहिए? कोहेरेंट सोर्स होना चाहिए। और कोहेरेंट सोर्स होता क्या है? कोहेरेंट सोर्स का मतलब है जिन लाइट्स की आपके पास फ्रीक्वेंसी या फिर फेज डिफरेंस, जिनकी फ्रीक्वेंसी और फेज डिफरेंस क्या हो? कांस्टेंट हो, मतलब उनमें कोई फेज डिफरेंस ना हो, वो दोनों जिनका कांस्टेंट फेज डिफरेंस हो या फिर फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट हो, ऐसे जो आपके कोहेरेंट सोर्सेज हैं वो ही क्या करेंगे? इंटरफेरेंस पैटर्न शो करेंगे। ठीक है, अदर देन कोहेरेंट सोर्स आपको इंटरफेरेंस पैटर्न नहीं मिलेगा। ठीक है, इसमें हमारे पास होता क्या है कि जो आपके पास यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट था उसके कुछ इंपॉर्टेंट कंक्लूजन्स मैं डिस्कस कर रही हूँ। उसकी डेरिवेशन करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। इसके मेन जो कंक्लूजन थे वो हम डिस्कस करते हैं। यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट क्या कहता है आपके पास कि हमें क्या मिलते हैं? अल्टरनेट डार्क और ब्राइट बैंड्स मिलते हैं। पहले एक सेंट्रल मैक्सिमा या मिनिमा मिलते हैं, फिर क्या मिलते हैं? अल्टरनेट डार्क और ब्राइट बैंड्स मिलते हैं। यहाँ पे जहाँ पे आपके पास इंटेंसिटी 0 है, ऐसे पॉइंट्स क्या होंगे? नोड पॉइंट्स होंगे। और जहाँ पे इंटेंसिटी मैक्सिमम है वहाँ पे वो कौन से पॉइंट्स होंगे? एंटी नोड्स पॉइंट्स होंगे। ठीक है, जब आपके पास मैक्सिमा मिलेगा तब हमारे पास कौन सी कंडीशन होगी? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन होगी। उस केस में आपका जो पाथ डिफरेंस होगा, आपका जो पाथ डिफरेंस होगा वो किसके इक्वल होगा? ये होता है लैम्डा डी बाई डी। अगर आपका पाथ डिफरेंस किसके इक्वल हो? एन लैम्डा के, तो आपको क्या मिलेगा? मैक्सिमा। और अगर आपका पाथ डिफरेंस क्या हो? इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द वेवलेंथ, तो आपको क्या मिलेगा? मिनिमा। तो आपको क्या मिलेगा? मिनिमा। मैक्सिमा मतलब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और मिनिमा मतलब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो मैक्सिमा के लिए कंडीशंस क्या रहेंगी? जब आपके इसको लैम्डा डी बाई डी को बोलते हैं फ्रिंज विड्थ। ये फ्रिंज विड्थ अगर आपके एन लैम्डा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ की होगी तो हमें क्या मिलेगा? मैक्सिमा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अगर आपकी ये वेवलेंथ क्या हो? हाफ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द वेवलेंथ 2n+1 लैम्डा बाई 2, तो हमें क्या मिलेगा? मिनिमा। दैट इज डिस्ट्रक्टिव आपके पास क्या होगा? इंटरफेरेंस पैटर्न। जो ये लैम्डा डी बाई डी है इसको हम एक नाम देते हैं, दैट इज कॉल्ड फ्रिंज विड्थ, दैट इज डिनोटेड बाय बीटा, एंड इसका नाम क्या होगा? फ्रिंज विड्थ। फ्रिंज विड्थ होती क्या है? फ्रिंज विड्थ वो विड्थ है जो हमारे पास अल्टरनेट या तो दो डार्क से डार्क बैंड के बीच में हो या फिर अल्टरनेटिव दो ब्राइट से ब्राइट बैंड के बीच की हो। लगातार जो अल्टरनेट या फिर डार्क फ्रिंजेस है उनके बीच की जो डिस्टेंस है, द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस इज कॉल्ड फ्रिंज विड्थ। तो अगर ये आपके पास दो ब्राइट फ्रिंजेस है, एक ये और एक ये, इन दोनों के बीच की ये वाली जो डिस्टेंस है ये क्या है? फ्रिंज विड्थ। अगर दो डार्क है तो दो डार्क के बीच की आपके पास जो डिस्टेंस है वो क्या है? फ्रिंज विड्थ। और जिसको मैं किससे डिनोट करती हूँ? लैम्डा डी बाई डी। यहाँ पे कैपिटल डी क्या है? कैपिटल डी है आपके पास इन सोर्सेज की इस स्क्रीन से कितनी डिस्टेंस है, डिस्टेंस फ्रॉम द स्लिट या फिर सोर्सेज टू द स्क्रीन। स्क्रीन और स्लिट के बीच की डिस्टेंस है, स्लिट और स्क्रीन के बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या है? कैपिटल डी। और स्मॉल डी क्या है? आपके दो कोहेरेंट सोर्सेज के बीच की डिस्टेंस या भी स्लिट विड्थ। इसको हम क्या बोलते हैं? या तो स्लिट विड्थ और या क्या बोलते हैं? ये जो S1 S2 है ना, इनके बीच की जो डिस्टेंस है ये तो क्या है? D। और जो स्क्रीन और स्लिट्स के बीच में या कोहेरेंट सोर्सेज के बीच में जो डिस्टेंस है वो क्या है? कैपिटल D, जिसको हम क्या बोलते हैं? फ्रिंज विड्थ। तो इसको याद करने का तरीका है लैम्डा, तो आपको याद ही रहेगा लैम्डा हमेशा बड़ी चीज ऊपर आती है, तो लैम्डा कैपिटल D ओवर स्मॉल d, दैट इज कॉल्ड फ्रिंज विड्थ। ठीक है, ये फ्रिंज विड्थ इसका मतलब किस किस पे डिपेंड कर रही है? एक तो जो आपने सोर्स लिया है उसकी वेवलेंथ पे, एक आपका जो सोर्स और स्क्रीन के बीच में दूरी कितनी है, अगर वो मैं बढ़ाऊंगी तो फ्रिंज विड्थ क्या होगी? बढ़ जाएगी। अगर मैं दोनों स्लिट के बीच की डिस्टेंस को क्या कर दूं? बढ़ा दूं, तो फ्रिंज विड्थ क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। फ्रिंज विड्थ क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। जैसे ही फ्रिंज विड्थ कम होगी तो रिजोल्यूशन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपके पास ये मैक्सिमा और मिनिमा बिल्कुल पास पास हो जाएंगे, है ना। तो ये आपके पास फ्रिंज विड्थ किस किस पे डिपेंड करती है? लैम्डा डी बाई डी पे।
दैट इज कॉल्ड फ्रिंज विड्थ। ठीक है, एक आता है हमारे पास मैक्सिमम इंटेंसिटी। हम कैसे लिखते हैं इसकी? जो मैक्सिमम इंटेंसिटी हमें लिखनी होती है दैट शुड बी, इंटेंसिटी हमेशा किसके प्रोपोर्शनल होते हैं? जो आपका वेव है उसके एम्पलीट्यूड के, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। ठीक है, तो आई मैक्सिमा अगर आपके पास आए तो वो हमेशा क्या होगा? जो ए एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है उसके स्क्वायर के इक्वल। ठीक है, और सेकंड अगर मैं बात करूं, अगर मान लेते हैं मेरे पास 2 वेव्स हैं, ठीक है, एक का एम्पलीट्यूड है A1, एक का एम्पलीट्यूड है A2, और मुझे उसकी इंटेंसिटी बतानी है, तो क्या होगी? दैट शुड बी इक्वल टू A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos फाई। ये फेज एंगल है। अगर ये आपके पास 0 है तो ये मैक्सिमा होगा, और अगर ये 90 है तो क्या होगा? मिनिमा होगा। ठीक है, ये क्वेश्चंस में हम डिस्कस करेंगे कि जो मैक्सिमा और मिनिमा है वो कैसे कैसे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो आपके पास मेन पॉइंट्स क्या है? मेन पॉइंट्स आपके पास ये आए कि इंटरफेरेंस पैटर्न आपको कब मिलेगा? जब आपके पास क्या हो? कोहेरेंट सोर्सेज हो, है ना। और कोहेरेंट सोर्सेज क्या हो? मतलब जिन 2 वेव्स जो आपके पास यहाँ से यहाँ तक एंटर कर रही है उनमें कोई भी टाइम डिफरेंस ना हो, फेज डिफरेंस ना हो, जिनका फेज डिफरेंस या तो कांस्टेंट हो या फिर आपके पास क्या हो? 0 हो, या फ्रिक्वेंसी कांस्टेंट हो या फिर फ्रिक्वेंसी डिफरेंस क्या हो? 0 हो। इसकी जो फ्रिंज विड्थ होती है इसको डिनोट करते हैं लैम्डा डी बाय डी से। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए आपके पास कंडीशन क्या होगी कि फ्रिंज विड्थ इज इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ, और अगर इंटीग्रल हाफ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द वेवलेंथ है तो आपको कैसा मिलेगा? मिनिमा मिलेगा, और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आपको मिलेगा। ठीक है, इसके बाद हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं इस टॉपिक पे। प्रीवियस ईयर जो भी पूछे गए हैं और जितने भी क्वेश्चन आ सकते हैं वो क्वेश्चन है हमारे पास कि आपके पास क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ ग्लास गिवन है और स्पीड ऑफ लाइट पूछा है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को आप कैसे निकालते हैं? जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका होता है वो किसके इक्वल होता है? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक रेशियो होता है किस किसके? दैट शुड बी इक्वल टू, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को किससे डिनोट करते हैं? म्यू से हम रिप्रेजेंट करते हैं, और ये किस किस का रेशियो होता है? ये रेशियो होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, जिसको मैं बोल सकती हूँ क्या? स्पीड ऑफ लाइट c, और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम जिसको मैं बोल सकती हूँ v। तो आपके पास रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम या फिर कोई भी मटेरियल, ये तो होता है मीडियम में, और ये क्या होता है? वैक्यूम में। वो आपके पास क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसका मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की अगर मैं यूनिट पूछूं तो आपके पास क्या होगी? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज अ यूनिट लेस और डायमेंशन लेस आपके पास हो जाएगा, क्योंकि स्पीड बाय स्पीड का रेशियो है, तो ये डायमेंशन लेस या फिर यूनिट लेस हो जाएगा। लेकिन हमें पूछा है कि मीडियम में स्पीड क्या होगी? अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको ग्लास का गिवन है तो आपके पास क्या होगा? स्पीड निकालनी है उस मीडियम की, तो ये क्या बनेगा? स्पीड ऑफ लाइट अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और स्पीड ऑफ लाइट हमें पता है किसके इक्वल होती है? 3 × 10⁸, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना गिवन है? 1.5। तो ये क्या होगा? 30/15, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये आपके पास ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन शुड बी करेक्ट। ये क्वेश्चन 2023 में पूछा गया है कि आपके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम में पूछा हुआ है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट था, 2023 का लेटेस्ट क्वेश्चन था, तो मैंने लाइट में हमारा ये बेसिक होता है उसमें हम डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 2। इन अ यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द सेपरेशन बिटवीन द स्लिट्स, सेपरेशन बिटवीन द स्लिट्स गिवन है, मतलब स्मॉल डी गिवन है, जिसकी वैल्यू कितनी है? 0.10 मिलीमीटर। सेकेंड आपको क्या गिवन है? द वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड, लैम्डा आपको गिवन है 600 नैनोमीटर, एंड द इंटरफेरेंस पैटर्न इज ऑब्जर्व्ड ऑन अ स्क्रीन 1 मीटर अवे। तो 1 मीटर अवे पे हमारे पास क्या है? इंटरफेरेंस पैटर्न मिला है, दैट इज कैपिटल D इज इक्वल टू 0.1 मीटर। तो इसने पूछा है फाइंड द सेपरेशन बिटवीन द सक्सेसिव ब्राइट फ्रिंजेस, कि हमें क्या निकालना है? सक्सेसिव ब्राइट जो फ्रिंजेस है उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो आपको देखो पहले क्या गिवन है? सक्सेसिव ब्राइट फ्रिंजेस का मतलब क्या हुआ?
कि मैंने बताया था ना कि अगर आपके पास ऐसे दो ब्राइट फ्रिंजेस मिल रही है, इनका ये जो मैक्सिमा है, इनके बीच की ये जो डिस्टेंस है, ये क्या है, सक्सेसिव ब्राइट फ्रिंजेस है, और इनके बीच की डिस्टेंस को ही हमने क्या बोला था, फ्रिंज विड्थ, और इसको मैंने किससे डिनोट किया था, बीटा से। तो बीटा इज इक्वल टू क्या था, लैम्डा इनटू हमेशा बड़े वाला डी ऊपर, कैपिटल डी ओवर स्मॉल डी। तो वैल्यू पुट कर देंगे। 600 नैनोमीटर को क्या लिख सकते हो, 600 इंटू 10⁻⁹ मीटर इंटू कैपिटल डी क्या है 1 मीटर, 0.1 मीटर, और आपके पास ये क्या होगा स्मॉल डी, दैट इज 0.10 इंटू 10⁻³ मिलीमीटर। मिली को मैंने मीटर में चेंज कर दिया, 10⁻³ लगा दी। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास ये क्या आंसर आएगा, 6 मिलीमीटर विल बी द फ्रिंज विड्थ। देखो इसने डायरेक्ट नाम नहीं दिया फ्रिंज विड्थ, इसने फ्रिंज विड्थ की डेफिनेशन यूज कर ली, द सेपरेशन बिटवीन द सक्सेसिव ब्राइट फ्रिंजेस। हो सकता है वो ये कह देता फाइंड द सेपरेशन बिटवीन द सक्सेसिव डार्क फ्रिंजेस, तो भी फॉर्मूला यही लगता, क्योंकि चाहे सक्सेसिव डार्क फ्रिंज हो चाहे सक्सेसिव ब्राइट फ्रिंज हो, दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होती है वो हम किससे मेजर करते हैं, फ्रिंज विड्थ बीटा से, और बीटा किसके इक्वल होता है, लैम्डा डी बाई डी। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आ सकता है ऐसा क्वेश्चन, और बड़ी स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चन एस्टेट के फेवरेट भी है, तो ऐसे क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन नंबर 3, द वेवलेंथ ऑफ द लाइट कमिंग फ्रॉम द सोडियम सरफेस इज 58 नैनोमीटर, व्हाट विल बी इट्स वेवलेंथ इन वाटर, देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर आपको गिवन है। हमसे पूछा है वेवलेंथ गिवन है सोडियम सोर्स की, और अगर मैं वाटर में रख दूं तो उसकी वेवलेंथ क्या होगी, या वाटर से पास करवा दूं तो उसकी वेवलेंथ क्या होगी, जबकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर आपको गिवन है। तो ये कंसेप्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, आप नोट कर लीजिए कि जब भी कोई चीज़ आपके पास, वेवलेंथ होती क्या है, वेवलेंथ इज जनरली जो आपके पास रेशियो होता है वेवलेंथ का, वो किसके इक्वल होगा, दैट शुड बी इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं ये है आपके पास जब आपके पास एयर में क्या है वेवलेंथ है। अगर मैं ग्लास में बात करूं तो ये क्या होगी, जो एयर में वेवलेंथ है उसके ओवर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये आपके पास हमारे पास क्या होगा, वेवलेंथ। जर्नल एक थिंक मैं आपको बताती हूँ, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमेशा आता भी है कि एक लाइट क्या कर रही है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है, ये मीडियम है रेयर मीडियम, ये मीडियम है डेंसर मीडियम। जब ये लाइट यहाँ पे इंसिडेंट करवाई तो ये लाइट बैंड होके आपके पास ऐसे पाथ फॉलो करेगी, तब ये लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, तो क्या होता है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर म्यू है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, तो इसकी जो वेवलेंथ में चेंज होगा वो कितना चेंज होगा, वो होगा लैम्डा बाई म्यू। मतलब इसकी वेवलेंथ क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, वेवलेंथ क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, जब भी कोई वो क्या करेगी, एक हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से पास करेगी या एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी, तो आपकी वेवलेंथ क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। लेकिन जो फ्रिक्वेंसी होगी वो क्या रहेगी, अनचेंज्ड। जो फ्रिक्वेंसी होगी वो क्या रहेगी, अनचेंज्ड। क्यों, क्योंकि फ्रिक्वेंसी क्या होता है, फ्रिक्वेंसी इज रिटन एज सी बाय न्यू, सॉरी सी बाय लैम्डा, यहाँ पे ये न्यू है, फ्रिक्वेंसी कैसे लिख सकते हैं हम, दैट इज फ्रिक्वेंसी न्यू इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा। सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, ये तो कांस्टेंट है, और मैंने क्या बताया, इन वैक्यूम में बात करें हम लैम्डा नोट। अगर मैं मीडियम में डाल दूं इसको तो फ्रिक्वेंसी क्या होगी, वेलोसिटी मीडियम की ओवर उसकी वेवलेंथ। अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आपका जो भी रे जाती है उसकी वेलोसिटी भी क्या होती है, डिक्रीज होती है, उसकी वेवलेंथ भी क्या होती है, डिक्रीज होती है। इसका मतलब नेट रेशियो क्या रहेगा, सेम। तो हमारे पास जिस स्पीड से आपकी स्पीड डिक्रीज होगी उसी रेट से आपका क्या होगा, वेवलेंथ भी डिक्रीज होगा। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या फॉर्मूला यूज होगा कि जो नई वेवलेंथ होगी वो किसके इक्वल होगी, जो ओरिजिनल वेवलेंथ है ओवर उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ओरिजिनल वेवलेंथ कितनी है, 589 नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर किसके इक्वल होता है, 10⁻⁹ मीटर ओवर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दैट इज गिवन एज 1/1.33। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा आंसर 443 नैनोमीटर, 443 नैनोमीटर इसका ऑप्शन रहेगा। तो ये 3 क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे करवा दिए। जब भी कोई रे या लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसकी
स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड भी क्या होती है, डिक्रीज होती है, उसकी वेवलेंथ भी क्या होती है, डिक्रीज होती है, लेकिन उसकी फ्रिक्वेंसी क्या रहती है, रिमेन अनचेंज, फ्रिक्वेंसी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है कि फ्रिक्वेंसी पे क्या इफेक्ट पड़ता है, वो चेंज होती है या नहीं होती है। ये क्वेश्चन आज तक मैंने फिजिक्स के जितने भी एग्जाम दिए हैं ना, हर पेपर में आए हुए हैं, चाहे टीजीटी है, चाहे पीजीटी है, चाहे टीजीटी स्क्रीनिंग है, चाहे बार्क है, हर जगह ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि उसके फ्रिक्वेंसी पे क्या इफेक्ट पड़ता है जब कोई भी रे या लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, लाइट क्या है, एक वेव फिनोमिना है, एक पार्टिकल फिनोमिना है, या बोथ। तो मैंने इसी सीरीज में जब मैंने ये टॉपिक शुरू किया तो मैंने फर्स्ट यही बताया कि लाइट के ड्यूल नेचर होते हैं, एक वेव नेचर होता है, एक पार्टिकल नेचर होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा, थर्ड, कि आपके पास लाइट क्या है, एक वेव फिनोमिना भी है और एक पार्टिकल फिनोमिना भी है। वेव फिनोमिना है, ये कौन बताता है, उसका ट्रांसवर्स नेचर, और ट्रांसवर्स नेचर होने की वजह से उसमें कौन सा फिनोमिना आता है, पोलराइजेशन। पार्टिकल फिनोमिना कौन बताता है कि लाइट एज अ पार्टिकल है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी शोज दैट लाइट इज अ ट्रांसवर्स फिनोमिना। कौन सी प्रॉपर्टी शो करती है, दैट शुड बी पोलराइजेशन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ भी सकता है और आया हुआ भी है, 2021 या 22 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ भी है, तो आप इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 6, कि जब भी एक लाइट रिफ्रैक्ट हुई है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में तो क्या फ़र्क पड़ेगा। मैंने अभी ये कंसेप्ट डिस्कस किया है। तो उसकी वेवलेंथ तो क्या होती है, डिक्रीज, और उसकी फ्रिक्वेंसी क्या रहती है, अनचेंज्ड। तो इसका मतलब आपके पास सी ऑप्शन क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 7, टू सोर्सेज आर कॉल्ड कोहेरेंट सोर्सेज इफ दे प्रोड्यूस। दो सोर्सेज को कब कोहेरेंट सोर्स बोलेंगे, जब वो दोनों क्या प्रोड्यूस करें, हैविंग अ कांस्टेंट फेज डिफरेंस। कांस्टेंट फेज डिफरेंस होना चाहिए या फिर उनका कांस्टेंट फ्रिक्वेंसी होना चाहिए। तो फ्रिक्वेंसी वाला ऑप्शन नहीं है, मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर इसका क्या रहेगा, हैविंग अ कांस्टेंट फेज डिफरेंस। ये क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, ये क्या कहता है कि अगर मैंने टू कोहेरेंट सोर्स ऑफ डिफरेंट इंटेंसिटी सेंड वेव्स, विच दो कोहेरेंट सोर्स है जो डिफरेंट इंटेंसिटी की वेव को सेंड करते हैं, विच जो इंटरफेरेंस प्रोड्यूस करती है, देन द रेशियो ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी टू मिनिमम इंटेंसिटी इज 25। मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी का रेशियो कितना दिया है, 25। तो इसने पूछा है कि जो सोर्सेज है उनकी इंटेंसिटी क्या होगी। तो ऐसे क्वेश्चंस को डील करने के लिए हम क्या करेंगे, मैक्सिमम इंटेंसिटी टू मिनिमम इंटेंसिटी का आपको रेशियो दिया है, कितना, 25। तो ये क्या होगा, इसको लिख सकते हो 25 डिनोमिनेटर बाय 1। हमें पता है इंटेंसिटी किसका स्क्वायर होती है, एम्पलीट्यूड का। तो एम्पलीट्यूड क्या होगा, एम्पलीट्यूड A1 का स्क्वायर। मैक्सिमा के लिए एम्पलीट्यूड क्या होते हैं, ऐड होते हैं, A1 प्लस A2। और मिनिमा के लिए एम्पलीट्यूड क्या होते हैं, A1 माइनस A2 का स्क्वायर। तो जब मैं स्क्वायर हटाऊंगी तो मेरे पास A1 प्लस A2 किसके इक्वल आएगा, 5 के इक्वल आएगा, और A1 माइनस A2 किसके इक्वल आएगा, दैट शुड बी इक्वल टू 1। तो अगर मैं दोनों इक्वेशन से A1 प्लस A2 तो 5 है और A1 माइनस A2 क्या है, 1, तो A1 क्या हो गया 3 और A2 क्या हो गया 2। तो इसका मतलब मैक्सिमम तो दोनों का ऐड है, 3 प्लस 2 5, मिनिमम क्या है A माइनस A2 दैट इज 1, तो 5:1। तो ये एम्पलीट्यूड आपके ओरिजिनल सोर्सेज के आगे 3 और 1, तो इसकी इंटेंसिटी क्या होगी, इन एम्पलीट्यूड का सिंपल स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4। तो ऑप्शन नंबर 8 क्या हो जाएगा, करेक्ट। और ये इंपॉर्टेंट है और ये अब की बार पूछने के 100% चांस है। क्या किया मैंने, जो क्वेश्चन में गिवन था, पहले रेशियो गिवन था I मैक्स बाय I मिनिमम। मैक्सिमम इंटेंसिटी आपके पास कब होगी, ये आप फॉर्मूला नोट भी कर सकते हैं। जब भी मैक्सिमम इंटेंसिटी की वो बात करेगा तो वो क्या होता है, एम्पलीट्यूड A1 प्लस एम्पलीट्यूड A2 का स्क्वायर। मिनिमम इंटेंसिटी किसके इक्वल होगी, दैट शुड बी इक्वल टू A1 माइनस A2 का स्क्वायर। ठीक है, और जो रेशियो दिया है उसको सिंप्लीफाई करेंगे। हमें पता है A1 प्लस A2 अगर 5 है और A1 माइनस A2 3 है, तो दोनों को अगर सॉल्व करेंगे तो A1 क्या आएगा 3 और A2 क्या आ जाएगा 2। ये इंडिविजुअल एम्पलीट्यूड्स आ गए, लेकिन हमसे एम्पलीट्यूड नहीं पूछा, इंडिविजुअल इंटेंसिटीज पूछी है। तो एम्पलीट्यूड का स्क्वायर कर देंगे, 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4। तो 8th क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट एंड आंसर इज ऑप्शन नंबर 3rd। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 9। एक इंटरफेरेंस पैटर्न है एट अ पॉइंट 12th ऑर्डर मैक्सिमा।
12th ऑर्डर का क्या मिल रहा है, मैक्सिमा, और उसकी वेवलेंथ आपको गिवन है। इफ द सोर्स इज रिप्लेस्ड, सोर्स को मैंने क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया, और उसकी वेवलेंथ अब कुछ अलग है, तो आपके पास जो विजिबल ऑर्डर होगा वो किसके इक्वल होगा। तो इस केस में आपको क्या पता होना चाहिए कि आपके पास मैक्सिमा और मिनिमा की कंडीशन क्या होती है। मैंने बताया था अगर फेज डिफरेंस आपका किसके इक्वल हो जाए, डेल्टा को अगर मैं फेज डिफरेंस लिखूं, वो अगर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ्स हो जाए तो आपका क्या होगा, मैक्सिमा। तो हमारे पास केस फर्स्ट है, मान लेती हूँ n1 मेरे पास क्या मिल रही है, मेरे को ऑर्डर ऑफ द फ्रिंजेस, और λ1 उसकी इंटेंसिटी है, सेम वो किसके इक्वल होगा, n2 हमारे पास क्या होंगे, ऑर्डर ऑफ फ्रिंजेस और वेवलेंथ λ2। λ1 n1 आपको गिवन है, λ2 भी गिवन है, और n2 पूछा है, तो n2 आप निकाल दोगे ना, दैट शुड बी इक्वल टू n1 कितना है, 12th ऑर्डर है, तो 12 हमसे पूछा n2 है ना, सॉरी λ2 आपको गिवन है और n2 पूछा है, ठीक है। 12 और λ1 किसके इक्वल है, 6000 एंगस्ट्रॉम। 1 एंगस्ट्रॉम किसके इक्वल होता है, 10⁻⁻10 ओवर 4800 10⁻⁻10 मीटर। तो ये क्या होगा, 12×5 = 60, 12×4 = 48, 4 3 15। तो आपके पास n2 की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 15। आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 10। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा गया है कि अगर यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को मैं वाटर में परफॉर्म करूं तो उसकी फ्रिंज विड्थ पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, वो डिक्रीज होगी, इंक्रीज होगी, या अनचेंज रहेगी। तो फ्रिंज विड्थ होती क्या है, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय बीटा, और ये क्या था, λd/d, है ना। तो हमारे पास जैसे ही मैं इसको वाटर में परफॉर्म करूंगी तो वाटर का कुछ ना कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, इसका मतलब कौन चेंज हो जाएगा, वेवलेंथ। और वेवलेंथ मैंने बताया था अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो वेवलेंथ हमेशा क्या होगी, डिक्रीज होगी। अगर वेवलेंथ डिक्रीज हो रही है तो बीटा भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। इसका मतलब आपका ऑप्शन 1 क्या हो जाएगा, करेक्ट। तो ये 10 क्वेश्चन थे जो मैंने इंटरफेरेंस पे करवाए, और 10 के 10 क्वेश्चन डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स पे थे। ये मानो यहाँ से आपके 10 कॉन्सेप्ट्स तैयार हो रहे हैं, 10 तरीके के फॉर्मूले से क्वेश्चन कराए हैं, एक भी फॉर्मूला रिपीट नहीं है। इसमें मैंने कंसेप्चुअल, थ्योरेटिकल, न्यूमेरिकल और फैक्चुअल सारे टाइप के क्वेश्चंस लिए हैं। तो हम इसी तरह से स्मार्ट वर्क करते हुए हमारा एचटेस्ट टीजीटी साइंस फिजिक्स पोर्शन तैयार करेंगे। 30 टॉपिक्स विद 30 टॉपिक्स करेंगे, उनके साथ रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे, जिसमें प्रीवियस ईयर भी होंगे और जो एक्सपेक्टेड है वो भी होंगे। तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अपने पॉजिटिव कमेंट, आपको सेशन कैसा लग रहा है, आपको मतलब इस सेशन से आपके आउटपुट कैसे इम्प्रूव हो रही है या नहीं हो रही है, आपके कंसेप्ट बिल्डअप हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, ये सब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि मैडम आप कुछ इस तरह का लेके आए। आप सजेशंस भी दे सकते हैं और पॉजिटिव कमेंट भी कर सकते हैं। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगती है तो आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ठीक है। तो स्टे ट्यून विद अस, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल फिजिक्स विद ममता। थैंक यू।